अंदर में जाओ। जी सर, ऑनलाइन एनालिसिस ये पहले वाला यहाँ पे पेस्ट कर दो, चाहे सारी इकट्ठी एक बार फास्टा करके ना तभी पेस्ट की जा सकती, ठीक है। इसको मतलब इसको कंप्यूट कर दूं, यहाँ पे चेंजिंग तो कोई नहीं करनी? नहीं, कंप्यूट करो बस। ठीक है सर। तो ये क्या बता रहा है, अमाइनोट्रान 1 2 जी, ये उसका मोटिफ है। मतलब जो 1 है हमारी, तो ये उसका नेम मैंने लिख देना है उसके सामने जाके। हाँ, ये लिख देना बस। ठीक है सर। अच्छा, ऐसे लिख देना मोटिफ 1 और आगे अमाइनोट्रान 1 2 1 2। ठीक है सर। ऐसे सारी आपने कर लेनी है। यहाँ पे सर जैसे ये मोटिव 1 है तो इसके आगे लिख देना है अमाइनो ट्रांस 1 2। हाँ ठीक है सर। और सर और कुछ बता दें, इसमें कुछ और तो नहीं करना? बस ये इसको सेव कर लेना आपने, और बस फिर इसकी डिस्कशन लिखनी है। सर ये भी कंप्लीट हो जाएगा ना? ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है सर। सर और बाकी एनालिसिस आपने देख ली है, वो एनालिस वाला टेबल वगैरह सारी चीजें? दिखाए तो दिखाए 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 दिखाए। आपको मैंने सेंड किए थे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये तो आपको टेबल मैंने सेंड किया था, ये तो आपने कल ही चेक कर लिया था सर। और ये जी सर, वो आपने ऐड कर दिया उसके अंदर ऑर्थोलॉग। सर वो जो आपको मतलब वो जो था कैसे कहते हैं, वो जो हमने बनाया था टेबल पे, टेबल ऑफ फैक्टराइजेशन जो है, वो भी मैं दिखा देता हूँ सर आपको। कर दिए मैंने ऐड, वो भी नहीं ये वाला नहीं है सर, ये एनएलएस वाला जो है। हेलो, अच्छा, एनएलएस, जी जी बच्चे। सर वहाँ पे बस एक ही आ रहा था F5AS ACS 8, और ये अच्छा, मैंने उसको सेव कर लिया था वैसे। अच्छा, आप ना इसको अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप ना इसको वर्ड उसके अंदर ही कहीं लिख देना, पैराग्राफ के किसी के अंदर ही, कि we also conducted the NLS analysis and only the FVACS 8 has NLS signals. ठीक है सर। सर मैंने वो जो जितने भी थे ना सारे ACS के, ACO के और ETO के, उन सबको किया था ये, मतलब तो उसमें से बस सब में से ये एक ही आया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं। अच्छा, आप इस इतनी ये जो सीक्वेंस है ना, ये तो थोड़ी सी यूनिक है। अब आप देखेंगे इसके अंदर ये यूनिकनेस क्यों है, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे कि why ACS 8 has NLS signal। NLS सिग्नल का मतलब ये है कि ये प्रोटीन बनने के बाद न्यूक्लियस में जाती है। प्रोटीन, इसका मतलब है कि ये प्रोटीन बनने के बाद न्यूक्लियस में जाती है। बाकी कोई ACS प्रोटीन जो है न्यूक्लियस में नहीं जाती, क्योंकि NLS का मतलब है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक है सर। तो वाई अच्छा, इसका इट मींस इसका कोई रोल अदर देन ACS भी है, या ये कोई कोई ऐसी प्रोटीन्स की हेल्प करता है जो न्यूक्लियस के अंदर हो। तो या ये नॉर्मली जो प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर जाती है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। जी सर। तो अच्छा, ये भी देखें कि ये किस टाइप में बिलोंग करती है जो ACS 8 है। ठीक है सर। सर तो ये ACS 8 का फिर इस तरह एनालिसिस कहाँ से करूँ, ये मैं सारा? मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो है ना, इसके ना आपने C टर्मिनल देखना है सब सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करके ना, फिर आपको पता चलेगा कि अगर तो C टर्मिनल के अंदर
ये जो है ना, अगर एस एल एस एल एस ई, ये एक ना माइग्रेशन की सीक्वेंस है। सर एक मिनट जरा सर, मैं आपको सर ये अलाइनमेंट मैंने सबकी भी की हुई है सर, वो दिखाओ मुझे। सबकी इकट्ठी भी की हुई है। एक मिनट फोल्डर में नेविक ऑप्शंस के साथ की हुई है आपने? सर जो अलाइनमेंट है ना, एक तो मैंने की अलाइनमेंट इन तीनों सीक्वेंसेस की, उसमें रैबिड ऑप्सिस के नहीं थे, ठीक है। सही है। और एक जो है अलाइनमेंट जो है ना, वो काफी ज्यादा ही की हुई है। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि वो पड़ी किधर हुई है। चले कोई नहीं, टेक योर टाइम। जी सर, ये सर जो वैसे आपको वो वाली अलाइनमेंट दिखा देता हूँ जो इन सीक्वेंसेस की है, मतलब ACO की और ETO की और ACS की। ये अलग-अलग करनी है सारी अलाइनमेंट। अलग-अलग करनी थी सर, अलग-अलग भी की है, इकट्ठी भी की है। चले और सर ये टेबल देख लेंगे, ये मैंने ऐड कर दिए हैं और तो लॉग जो है ये कहाँ ऐड करती है सर, यही ऐड यहाँ पे ऐड नहीं करने चाहिए। यार बच्चे? मैंने कहा था कि इसमें आपने ऑर्थोलॉग का आईडी ऐड करना है, या आपने पूरा लिंक ऐड कर दिया? जी सर, अच्छा ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है सिर्फ ये वाला ऐड करना है? नहीं, ये पता नहीं आपने कहाँ से लिया है ये। सर वैसे जो आपने मुझे बताया था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही उसको ओपन करके फाइटोजोम में जाओ, फाइटोजोम में जाओ। जी मैं जाता हूँ सर। ये फाइटोसोम को पता नहीं क्या हो जाता है, सुबह ये खुल ही नहीं रहा था। वही मसला है, कभी कभी मसले हो जाते आपके जी कभी तो है ना, ये इसकी ना अपनी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, उस वजह से मसला हो जाता है। जी सर। मेरे तो खुल गया, आपने खुल ही गया। सर ये जी सर, ये खुल गए ACS के जो है सर। अच्छा, इसको किसी एक को क्लिक करो। जी सर। अब M पे जाऊं? एम पे फाइन। नीचे ये ये दिखा। लेना है सर वो जो। हाँ, सर ये मैंने पता क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ सर। ये मैंने इस तरह कॉपी किया है इसको और बस ये वहां पे कॉपी जाके करके पेस्ट कर देना था। तो मैंने ऐसे ही किया है सर, लेकिन वो आता लिंक ही है। नहीं आता। ये लिंक है असल। आपने इसको कटना या कॉपी करके पेस्ट कर दो बस। सर मैं आपके सामने करता हूँ, 1 मिनट रुकें जरा। Ctrl+C, ठीक है। और ये मैं क्या, ये देखें जरा, अभी यहाँ पे पेस्ट करूँ इसको? करो। नजर आ रहा है आपको? ओके, आ गया हूँ। Ctrl+V, ये देखें सर, वही आ गया। ये देखें जरा, लिंक आ गया। ऐसा क्यों ये होता है? देखें, ऐसा पता दुनिया नहीं सर, ये मुझे नहीं हमारी पता दुनिया साथ है। तो सर, ये नंबर, तो मुझे नहीं पता। हमने नंबर लिखना है, जो भी है, चाहे बुक को कॉपी करो, जो करो, ये नंबर लिखना है हमने। ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, हाँ, सर ये इसमें नंबर के साथ सर और चीजें भी लिखी हैं, तो ये फिर सारी चीजें लिखनी है? हाँ, सारा कुछ ही लिखना है। ठीक है सर, ठीक हो गया सर, मैं कर लेता हूँ उसको सही से।
क्या रहेगी सर? और कुछ बताना है आपने? आप ना ईटीओ वाली वो सीक्वेंसेस खोलो, ईटीओ वाली? इसमें ये भी आपने कॉपी कर लेना। ये दोबारा जाओ मेमोरी के अंदर, आपको जी सर। ये वाला ना, ये वाला कि आपने ना हर मोटिव जो है ना आपका फाइंड किया हुआ है, उसका ना ये वाला है, ये जो ये ग्रीन कलर में नहीं, ये ग्रीन डिफरेंट ग्रीन? नहीं, ऊपर ही जहाँ खड़े थे ना आप। जी ये सर। ये एक तो ये सीक्वेंस लिख लो, इसके लेफ्ट में जाए, ये सर लेफ्ट। ये जी सर। अच्छा इसका भी इस लोगो को भी ना आपने थीसिस के अंदर ऐड कर देना है कि ये लोगो है जो कि मोटिव के जो हमने यूज किए हैं इसके अंदर ब्रिजेरिया वेस्का के अंदर। सर तो इनको कैसे करना है कॉपी शॉपी? ये प्रिंट स्क्रीन ले लें ठीक है सर, इसकी प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं। या इसको डाउनलोड की ऑप्शन है, देखो इधर सर यहाँ पे नीचे करो तो नीचे। नीचे नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं है सर। ऊपर 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 बस 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 जी सर। नहीं है बस, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन करनी पड़ेगी। ये आपने पेपर के ठीक है अंदर नहीं सर। ऐड करना, सिर्फ आपने थीसिस के अंदर ऐड करना। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर अभी मैं जो मीम किया है उसके मैं उसको नेम उसके लिखूं? ठीक है। हाँ जी। और सर एक और बात पूछनी थी। आपने कहा था कि मेरे पास जितने तो दूसरे हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास सर वो और भी काफी ज्यादा सीक्वेंसेस थे। मतलब मैंने आपको बताया था ना, जो ये है ACS जो है, इसके लिए ये देखें जरा, यहाँ पे ये है रेबिडोप्सिस थाइलियाना के भी जो ऐसे जो ACS नहीं है लेकिन अमाइनो ट्रांसफेरेज है उनमें। हेलो। हाँ और सर ये मेरे पास सोलानम लाइकोपर्सिकम का था, ठीक है। उसके बाद ये फ्रिगेरिया वेस्टा का था, और ये सिट्रस साइनेंसिस का और रेबिडोप्सिस थाइलियाना का। ये आप इसके साथ मिलके इकट्ठे, मैंने कहा था कि फाइलोजेनेटिक ट्री बनाए। सर इनके साथ भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया हुआ है। अच्छा वो भी इधर ही है। जी। आप इनके साथ मिलके ना आप मुझे ना वो दिखाओ, इसकी अलाइनमेंट की होगी इकट्ठी। जी सर, ये एक मिनट जरा मैं ढूंढ लूँ थोड़ा। ये मुझे लगता है, पता नहीं, नेम इतने लंबे हो गए हैं वो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ACS एंड सर, ये ना, ये AMT ये वाला है सर, ये वाला है। ये अलाइनमेंट की हुई है सर। इसको बड़ा करो। सर नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ, इसको बड़ा करो। जी सर। अच्छा ठीक है। ये है N टर्मिनल, इसके C टर्मिनल की तरफ जाओ। जी सर। जी सर, ये एक स्टार्ट वाला जो एन टर्मिनल है, लास्ट वाला C टर्मिनल है। हाँ हाँ, लास्ट वाला C टर्मिनल है। अच्छा ठीक है। इसको देखो कि मैं ना आपको एक भेजता हूँ प्रिंट स्क्रीन, जी। आप ना व्हाट्सएप के अंदर। जी सर। तो वहां पर ना एक आएगी अभी आपके पास ना, ये व्हाट्सएप के अंदर ना मेरे एक नए नंबर से आएगा। आपके नए नंबर से आएगा? हाँ, नया नंबर होगा। जी। ये उसमें आगे। आ गया।
इसमें देखे आप, इसके अंदर देखिए कि जो टाइप 1 है ना ACS की, उसके अंदर ये एन टर्मिनल के अंदर SLSH टाइप की ना कुछ सीक्वेंस होगी। सर ये मैं डाउनलोड हो रही है। जी सर, जी सर आप बताएं। देखिए जो नंबर इसको देखें ना, नंबर 1 जो टाइप 1 है, नंबर 1 उसके अंदर ना आप SLHS। जी सर ये सर SLSH है। हाँ जो भी है, अब आपने जी देखना है सर। कि आपके C टर्मिनल के अंदर जिन जिन सीक्वेंसेस के अंदर जी SLSH आएगी, वो मे बी जी थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन C टर्मिनल पे होगी, तो वो सारी टाइप 1 ठीक होगी। ठीक है सर। सर यहाँ पे ये RLSF जो है SH है, वो भी C टर्मिनल ही है। हाँ वो भी C ये जो टर्मिनल यहाँ ही। तीसरे नंबर पे देखें वो उसने हाँ, RLSH लिखा वो भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी अगर हो, इन तीनों दोनों में से, तो वो टाइप 1 है। है। जी सर, ठीक है सर। अच्छा टाइप 2 जो है, उसके मुताबिक ये जो है ना दूसरे आपने WBHRLSE, अगर ये जी आपको मिले सर, तो ये टाइप 2 है। ठीक है सर। अगर ये दोनों ना मिले कहीं, जी, तो वो टाइप 3 है। अगर ये दोनों ना मिले तो टाइप 3 है। और सर ये ACS में देखना है, सिर्फ जो ACS के सीक्वेंसेस है 10 मेरे पास, उनमें देखना है। उनमें आप जब अलाइन करोगे ना, जी अच्छा मैंने जो आपको ACS की सीक्वेंसेस भेजी है कुछ अरेबिडोप्सिस की, ACS की सर आपने वो सीक्वेंसेस 12th शाम से ली थी मैंने, आपने उसको भेजी हुई थी। अच्छा चले मैं ना आपको भेजता हूँ। मैंने ना उसके अंदर नहीं वो बकायदा बकायदा हर जी सीक्वेंस सर, के आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये कौन सी टाइप है। ठीक है सर। मे भी वो अपडेटेड ना हो आपके पास, ठीक है, तो वहां से जी आपको सर, अंदाजा होगा कि आपकी सीक्वेंसेस के अंदर अगर तो वो टाइप 1 के अंदर आ रही है, तो वो आपकी टाइप क्लियर के अंदर भी, अगर 5 के अंदर भी अगर टाइप 1 के साथ अगर कुछ है आपकी सीक्वेंस आ रही है, तो वो टाइप जी 1 है। सर, ठीक है सर। अपना अपना ये खत्म करें 1 मिनट के लिए, मैं थोड़ा सा आपको ACS के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ा दूं थोड़ा सा। ये क्या करूँ सर अब, मैं स्टॉप शेयर आपको करूँ? मैं शेयर करता हूँ आपको। जी आप शेयर करें। आप खत्म करें अपना। जी सर। मेरी आगे शुरू होगी शेयर। नहीं जी सर अब आ रही है। आ गई है सर। चलिए ये गुड हो गया। आपने ये वीडियो देखनी थी, मैंने कहा था कि आप ACS CTO प्रोटीन एनालिसिस की। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये जो ACS है ना, ये एक की एलिमेंट है, की एंजाइम है, जो कि इथाइलिन की बायोसिंथेसिस के अंदर इसका रोल है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये मैं आपको इसको, अच्छा अब ACO जो है ना ACS अरेबिडोप्सिस के अंदर जी सर, 12 है, एप्पल के अंदर 19 है, राइस के अंदर भी रिपोर्ट हो गए हैं, ग्रेपवाइन के अंदर भी, पॉपुलर के अंदर भी। अच्छा ये पता है कि सैम जो है वो ACC सिंथेसिस ACS में कन्वर्ट करता है, फिर ACC जो है ना वो एथाइलिन में कन्वर्ट होता है, ये कहानी तो आपको पता है। जी सर। अच्छा अब ये जो प्लांट जो है ना हार्मोन जो इथाइलिन है, दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द that has a better known in fruit ripening, ठीक है। अच्छा जी सर, ये सारा का सारा कहानी आपको पता है कि एस एडिनोसाइन मिथ्योनिन जो है वो इसके अंदर। अच्छा जो ACC सिंथेज है ना, जी सर।
का क्या रोल है कि ये जो एस एडिनो अमाइनो अमाइनो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन को एसीसी एसीसी में कन्वर्ट करती है। एसीसी सिंथेज क्या करता है कि ये एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन को एसीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसीसी की जी सर। स्ट्रक्चर चेक करें, ये देखिए, ये जो है ये क्या है, सर्कुलर ये सच ये है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये है ठीक है सर। 3 कार्बन कंपाउंड को क्या कहते हैं, प्रोपेन। उसे क्या कहते हैं, प्रोपेन। जी ये सर, प्रोपेन ही कहते हैं। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड, इथेन, मीथेन, प्रोपेन। लेकिन ये जी सर। अगर सर्कुलर फॉर्म में हो तो इसे तो ये 6 साइक्लोप्रो, कार्बन। ये देखो ना, अच्छा ठीक है। अगर हम इसको ठीक है कहें सर, ठीक है, समझ आ गई सर, समझ आ गई। साइक्लोप्रो, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। जी सर। ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था ये। जी सर। अच्छा, और इसके वन अमाइनो ये यहाँ पर 1 अमाइनो NH3, जी और इसी 1 नंबर कार्बन कंपाउंड के ऊपर 1 कार्बोक्सिलिक, जी सर। 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन, ये आगे साइक्लोप्रोपेन लिखा और हुआ, 1 हाँ कार्बोक्सिलेट, ठीक है सर। इसे कहते हैं एसीएस, एसीसी, सॉरी, इसे क्या कहते हैं, ठीक है सर। एसीसी। ACC। ये जी अच्छा, सर। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, अब ये देखिए यहाँ पर इसके ये वाला और ये वाला कंपाउंड दोनों ये इधर है, ये प्रोपेन है। जी। अच्छा, ये वाला इसमें से अलग हो जाता है, जी सर। ये अलग हो गया, ठीक है। और ये मिलके इसने A1 ACC बना लिया। सही है सर। ठीक है, इसलिए अमाइनो ट्रांसफरेज क्यों कहा जाता है इसको, कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर देता है। ये एक अमाइनो एसिड है जो कि इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, इसलिए इसे अमाइनो ठीक है सर। ट्रांसफरेजेस कहते हैं। अच्छा, ठीक है फिर सर। एसीसी क्या होता है कि इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द एक्शन ऑफ एसीसी ऑक्सीडेज। अच्छा, जी कहा जाता है कि ये जो एसीसी है ना, ये बहुत जल्दी इथाइलिन जी में सर। कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है सर। ये फास्ट, ये स्लो रिएक्शन है, ये आस्ता आस्ता एसीसी में कन्वर्ट होता है, लेकिन जी सर। ठीक है, लेकिन जब एसीसी बनता है ना, जब फौरन, ठीक है, ठीक है सर। ऐसा रिएक्शन जिसको होने में बहुत देर लगे, जी। उसे रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, किसी भी पाथवेज के अंदर वो प्रोसेस जो बहुत स्लो हो, जरा ये पूरा पाथवे है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पाथवे है, इस पूरे पाथवे के जी अंदर जो सर। रेट लिमिटिंग स्टेप है वो ये एसीसी सिंथेज वाला है। ठीक है सर। ये कहानी समझ आ गई आप? जो एसीसी सिंथेज का इसमें मतलब एसीसी सिंथेज जो है ये बहुत प्रोसेस जो है बहुत स्लो करता है, ठीक है। उसके हाँ, बाद जो है ऑक्सीडेज जो है ये बहुत फास्ट उसको कन्वर्ट कर देता है इथाइलिन। ठीक है, द कमिटेड स्टेप इन द पाथवे इज द कन्वर्जन ऑफ S-adenomethionine into 1 amino 1 cyclopropane 1 carboxylic is catalyzed by ACC synthase। अच्छा, ACC synthase जो एंजाइम है उसको हम ये नाम भी देते हैं, S-adenosine L-methionine methyl dioadenosine lyase, S-adenosine methionine। L-methionine। अच्छा, और इसमें से मिथियोनिन थाइल मिथियोनिन एडिनोसिन को ये लाइजेस कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जी सर। एस एडिनोसाइल मिथियोनिन के अंदर से ये इसको अलग कर देता है, तोड़ देता है या ब्लॉक कर देता है, स्ट्रक्चर को तबाह कर देता है, इसलिए इसको एसीसी सिंथेज कहा जाता है। सही है सर। जरा इस स्ट्रक्चर को तो ये तबाह करता है ना, इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं सैम डिग्रेडिंग एंजाइम। जी सर, सैम डिग्रेडिंग एंजाइम में उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है सैम डिग्रेडिंग एंजाइम। लेकिन ये इस डिग्रेड के होने की वजह से एसीसी बनता है, इसलिए इसको एसीसी सिंथेज कहेंगे। ठीक है सर।
ठीक है मेरी बात, या जी एमटीए सर। प्रोड्यूसिंग एंजाइम भी कह सकते हैं इसको, एमटीए सिंथेज, प्रोड्यूसिंग। जी सर। ठीक है एनीथिंग यू सर। कैन से दैट। एक ही एंजाइम को ओके सर। डिफरेंट नाम दे सकते हैं हम। अगर आपको कहीं ये लगे कि ये ठीक है। एमटीए सिंथेज है, नो इशू, दैट्स जी। दिस इज, आप एक ही एंजाइम को मैनी टाइम आप नाम दे सकते हैं। आप ठीक है सर। मेरी बात की यहां तक कंफर्मेशन हो गई। ठीक है सर। अच्छा सर अब यानी नेक्स्ट, कि अगर वो जिस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहा है उसका नाम रख के उसको आगे लाइज कह देंगे, लाइएज कह देंगे। और अगर जिसको वो सिंथेसाइज कर रहा है तो उसको इसका नाम लेके उसको कह देंगे सिंथेज। इस तरह डीएनए असल जी में सर। जिसके साथ एज लगा हो ना एंड के ऊपर, इट मीन जी सर। वो डिग्रेडिंग एंजाइम है। ठीक है सर। सॉरी, लाइएज लिखा, सर तो है, लाइज लिखा हो तो डिग्रेडिंग। ठीक है। अच्छा अब जी सर। डीएनए जो है ना, डीएनए जी सर। वो है डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम। जी सर। ठीक है, चलिए मैं जी सर। अब अगली कहानी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी अब सर। role of ACC synthesis is has been practically demonstrated by भी लोगों ने क्या किया कि टोमेटो के अंदर ना जब ACC को साइलेंस किया यूजिंग RNAi टेक्नोलॉजी, जीन साइलेंसिंग के थ्रू, वो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों जी ने। सर। तो जी सर। ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट जो है ना, उसके अंदर थाइलीन ही प्रोड्यूस हुई, ठीक है सर। जिसकी वजह से उसकी ना क्या हुआ कि शेल्फ लाइफ बढ़ गई। ठीक है सर। कहानी खत्म हो गई, आपको पता लग गया। अच्छा उसके बाद एसीसी सिंथेज अब बिलोंग किसको करता है? सर पहले एक हम, क्वेश्चन है मेरा। जी जी, सर ये उस दिन भी मैंने पूछी थी, ये तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है ना? जी मतलब इसका तो हमने डोमेस्टिक यूज नहीं करना, तो इसके जीन को एनालाइज करके हम किस तरह दूसरों में जो है वो उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं? इसके हम एनालाइज करके हम इसको इसमें से कोई पोटेंशियल जीन्स देख के फिर उसको जी। हम चेक करेंगे कि उसमें से कोई ऐसा जीन हमें मिलता है, तो अगर फर्ज किया हमें ये जीन मिलता है कोई ऐसा जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी के अंदर है, अगर हम वही जी। सेम जीन नॉर्मल स्ट्रॉबेरी के जीन के अंदर हम साइलेंस कर दें तो जी। वी कैन इम्प्रूव। असल में ना जो ये इसका ना जिनोम काफी हद तक मिलता है नॉर्मल स्ट्रॉबेरी के साथ, ठीक है सर। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा जीन मिलता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक्सप्रेस करा सकते हैं दूसरे जीन के अंदर। ठीक है सर। इसका ईटीओ का कोई ऐसा जीन मिलता है जो एसीसी को डिग्रेड करता है, जी। उसको हम ओवर एक्सप्रेस करा सकते हैं ताकि एसीसी बने ही तो ना। ठीक है सर। अच्छा सर, तो ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं इसमें हमें पता चल जाएगा कि जो है कौन सा जीन जो है वो एक्सप्रेस कैसे होगा? वही में, हाँ यही तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह भी आप अब आपने इसी तरफ ही जाना है, अगले जो एनालिसिस करने हैं जी सर। उसके अंदर आप यही बताना है कि इन जो आपके 9 10 कितने हैं, 9 एसीसी है ना, 10 10 है 10 सर, 10 है। 10 ये कहाँ एक्सप्रेस होते हैं? अब ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि ये भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कहाँ कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा अब ये ठीक है सर। देखें, एसीसी सिंथेज जो है इसका हर एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं। जी सर। ठीक है, एक जी प्रोटीनस सर। पार्ट होता है जो कि एसीसी सिंथेज है, एक नॉन ठीक है सर। प्रोटीनस पार्ट होता है। वो इसका नॉन प्रोटीनस पार्ट है वो पीएलपी है। जी सर। क्या है ये? विटामिन B6 है कि B5 है आज हम, ठीक है, ये विटामिन है। ठीक है सर। जब तक ये विटामिन इसके साथ अटैच नहीं होगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है सर। ये एक ऐसी फैमिली है जो कि पीएलपी डिपेंडेंट है, ठीक है, और इसका ना बहुत सारा सिमिलरिटी जो है ना एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज के साथ मिलती है, और टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज के अंदर इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर ये दोनों की बहुत ज्यादा मिलती है। अल्फा फैमिली है पायरिडॉक्सिल डिपेंडेंट एंजाइम्स की, ठीक है, और इसकी सीक्वेंस ठीक है। होमोलॉजी बहुत ज्यादा बैसिलस के अंदर भी इसी तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ठीक है सर। AATAs है और एसटीटीएस है जो सो।
अच्छा लेकिन जो इम्पोर्टेंट रोल इनका है वो कंजर्व्ड है एसीसी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी है जो कि सिर्फ कंजर्व्ड है इसी के अंदर ही, एसीसी सिंथेस के अंदर, ठीक है। अच्छा अब जी सर अगर विटामिन बी नहीं हो तो एसीसी सिंथेस तो फिर काम नहीं करेगा। नहीं काम करेगा, एग्जैक्टली हम ये भी एक कहानी है। अगर विटामिन बी पौधे के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, देन एसीसी सिंथेस इज नो मोर एक्टिव। जी, इट मीन अगर हम उस जीन को भी स्टडी करें जो विटामिन बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको साइलेंस कर दें, फिर देखें पौधे के ऊपर इथाइलिन का क्या रोल है। लेकिन सर इससे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि एसीसी सिंथेस का इथाइलिन के अलावा कोई और रोल है कि नहीं है। अगर कोई और रोल हुआ तो उस पर नुकसान हो जाएगा। यही तो है ना, यही तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना कि क्या इसका कोई और रोल तो नहीं है। वो हम उसका उस प्लांट का एनालिसिस करेंगे तो फिर ही हमें ये, इसलिए तो हम ये बेसिक टाइप ऑफ रिसर्च होती है जिसके अंदर हम मे बी इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना हो, लेकिन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ द जीन्स ऑफ द प्लांट्स, और उसके अंदर प्लांट्स के अंदर ये मैकेनिज्म्स क्या हो रहे हैं। अल्टीमेटली ज़ाहिर इसका प्रैक्टिकल रोल होगा जो दुनिया में इतनी तरक्की हुई है। जी सर। अच्छा, और इसकी स्केडी स्ट्रक्चर जो है वो ATTS से मिलता है, ये छोड़ो इसको। Hadith that along with the profile study that the ACC is evolutionary related to the amino transferase family, ठीक है। इसकी एक्सिस स्ट्रक्चर भी यही बताती है कि ये ज्यादातर अमाइनो ट्रांसफरेज, और इसकी वाइड एप्लीकेशन है। एक्सिस स्ट्रक्चर डिवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द ऑनगोइंग मैकेनिक्स इन्वेस्टिगेशन टू एड इन द rational design of inhibitors that should have important agriculture applications. अच्छा, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, अब ये ACS प्रोड्यूस कब होता है? ये उन्होंने बताया है कि ACS इन तमाम नॉर्मली जो है एस एडिनोसाइन मिथ्योनिन बना होता है जी, और वो एक मिथ्योनिन साइकिल के अंदर अपनी ना मूव करता रहता है। ACS नहीं बना, अभी ACC नहीं बनाता, ये कन्वर्ट नहीं होता AC, क्योंकि ACS इनएक्टिव होता है। जी सर। अच्छा, ACS एक्टिव कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ACS एक्टिव होता है जब कोई बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस आए, ड्राउट आ जाए, फ्लडिंग आ जाए, बाउंडिंग आ जाए, सॉल्ट स्ट्रेस आ जाए, टेम्परेचर, पैथोजन, केमिकल, या किसी हार्मोनल स्ट्रेस से भी सम टाइम ऐसा हुआ है कि हम ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाए, या इस दौरान भी साइटोकाइनिन का लेवल हाई, तभी ACS प्रोड्यूस होता है। और तीसरा ये है कि डेवलपमेंटल सिग्नल्स के दौरान भी, फर्स्ट फ्रूट राइपनिंग है, प्लांट की जर्मिनेशन हो रही है, जब फ्लावर की सेनिसेंस हो रही है, तब भी ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है सर। अच्छा, अगर ये ना हो, अगर पौधे की नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही हो, तो फिर ये प्रोड्यूस या एक्टिव नहीं होता। अच्छा, अगर सर ये जी सर, फ्रूट राइपनिंग की वजह से ACS प्रोड्यूस होता है कि ACS प्रोड्यूस होने की वजह से फ्रूट राइपनिंग होती है? That's a good question. ACS जब तक प्रोड्यूस नहीं होगा, इथाइलिन नहीं प्रोड्यूस होगी। जब तक इथाइलिन नहीं प्रोड्यूस होगी तो राइपनिंग नहीं होगी। राइपनिंग नहीं होगी, ठीक है। जी सर। जी सर बोलिए। ठीक है, ACS के बगैर फ्रूट की राइपनिंग नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा ACS प्रोड्यूस कब होता है? अच्छा, ये प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन अगर ये प्रोड्यूस नहीं हुआ होता तो फिर इसके साथ क्या हुआ होता है? क्या ये बिल्कुल इसकी ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुई होती, या इसकी ट्रांसक्रिप्शन होकर ट्रांसलेशन हुई होती है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है? अब दो क्वेश्चन ही आते हैं ना, या तो ACS बना ही नहीं होता। जी सर। अच्छा, अगर बना होता है तो फिर इथाइलिन क्यों नहीं बनाता? जी सर। अगर इथाइलिन क्यों नहीं बनाता? अच्छा, अगर बना हुआ है तो फिर ये इनएक्टिव कैसे होता है? इनएक्टिव कैसे होता है? ठीक है सर। ये कहानी, ये देयर आर मेनी क्वेश्चंस हैं जो हमारी जो है ना, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये वो विटामिन जो PLP विटामिन B6 है, जो इसका एंजाइम फैक्टर्स है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। इट मीन इसके अंदर BLP बाइंडिंग डोमेन भी होनी चाहिए इसके अंदर। जी सर। इस एंजाइम के अंदर। जी।
अच्छा अब ये देखो कि इसका आंसर ये है, ये आप देखो, एसीएस प्रोटीन आर नॉर्मली सब्जेक्ट टू रैपिड प्रोटियोलाइसिस। इसका मतलब है क्या है कि जब नॉर्मल होता है प्लांट तो नॉर्मली एसीएस नॉर्मली कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होती जा रही होती है जी सर। और कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड होती जा रही है। ईटीओ डिग्रेड कर देता है उसको। ईटीओ इसको डिग्रेड कर देता है, जो हम ईटीओ इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ईटीओ जो है वो एसीएस को ऑल द टाइम डिग्रेड करता रहता है। ठीक है सर। ये कहानी समझ आ गई? जी सर। ये डिग्रेड कैसे करता है कि ये जो है ईटीओ यहाँ पर, ये जो एसीएस की सी टर्मिनल है ना, यहाँ पर कोई ईटीओ बाइंडिंग साइट होती है जी। जिसके साथ मिलकर ये जो है ना ये इसको डिग्रेड करता है। मतलब सर वो जो आप टाइप 1 टाइप 2 3 में वो जो साइट्स बता रहे थे वो ईटीओ बाइंडिंग साइट्स हैं? एग्जैक्टली वो एक्चुअली ऐसी ही साइट्स हैं, लेकिन ये जो ईटीओ बाइंडिंग साइट्स है ना ये सिर्फ टाइप 2 के अंदर है, ठीक है। बाकियों के अंदर नहीं है। ठीक है सर। इनमें बाकी जीन ईटीओ से डिग्रेड नहीं होते, जी सर। उनको डिग्रेड करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो मैं बताता हूँ। जी सर। ठीक है, अब ये एक प्रोटियासोम एक ऐसी चीज है जिसे प्रोटीन का कब्रिस्तान कहा जाता है। जी जी। सेल में इसलिए होते हैं ये। हाँ सेल के अंदर होता है। ये एक ऐसे ऑर्गेनल है जिस तरह एक न्यूक्लियस है, जिस तरह एक ये जो सारे के सारे हैं। ठीक है जी सर। जी सर। ये जो ईटीओ है ना ये इसके साथ ना ये दो, ये कुल 3 और एक और ये जो है ना ये यूबिक्विटीन होती है, इसके साथ एच होती है, वो कहानी में अभी बाद में सुनाता हूँ ये कैसे डिग्रेड होती है। जी सर। अच्छा अब ये देखिए इसकी टाइप, मैंने कहा है कि इसके अंदर नॉर्मली इसके 12 जीन्स हैं अरेबिडोप्सिस के अंदर, लेकिन 9 फंक्शनल जीन्स हैं। ओके सर। 3 टाइप्स है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ठीक है सर। आपके क्लेड में भी मेरे ये सारे टाइप 1 टाइप 2। अब ये देखो एसीएस अरेबिडोप्सिस का जो एसीएस 6 है ना, एसीएस 1 और एसीएस 2 ये तीनों टाइप 1 में आते हैं। ठीक है सर। एसीएस 7 टाइप 3 में है। जी सर। सर इसका ट्री मैं दोबारा बनाऊं फिर, जो रेबिडोप्सिस के मेरे पास सीक्वेंसेस पड़े हैं? हाँ उनके साथ, तब हमें पता चलेगा कि आपकी एसीएस जो है वो कौन कौन सी है, कौन सी टाइप की है। ठीक है सर। सर आप फिर मुझे इसके सीक्वेंसेस भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो उनमें शायद लिखा नहीं है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। चलो मैं भेज देता हूँ। जी सर। अच्छा अब ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो है ना प्रोटीन जो एसीएस है, ये देखो ना यही हमने डिफरेंट एसीएस टाइमर्स हैव डिफरेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी, वो डिफरेंट तरह का ये काम करते हैं और डिफरेंट जगह एक्सप्रेस होते हैं। ये देखो ना एसीएस आर डिफरेंशियली रेगुलेटेड एंड इंड्यूस्ड। ये देखो ना कुछ लीव के यहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये देखो ना ब्लू, कुछ बिल्कुल पीछे, कुछ यहाँ, कुछ ये डिफरेंट जगह पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा और एसीजी है यूनिक एंड कॉमन फंक्शन भी है कुछ। अच्छा उसके बाद ये है कि मैंने कहा इज कंपोनेंट ऑफ यूबिक्विटीन पाथवे। अच्छा अब ये देखिए ये टाइप 1 जो है और टाइप 2 और टाइप 3 की जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको। जी सर। ठीक है जी सर। उसके बाद ये सारा वो कहानी है जी। ये भी यहाँ पर भी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ये भी मैं आपको प्रेजेंटेशन आपको भेज देता हूँ, इससे भी आपको अंदाजा होगा कि टाइप 1 वाले कौन से हैं, टाइप 2 वाले कौन से हैं और टाइप 3 के। इसके भी एंड के ऊपर जो सीक्वेंसेस है वो सारी दी हुई है इन्होंने। ये देखो इसको जरा थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना, इसको छोटा करेंगे, ये देखें ये बताओगा कि टाइप 1 के एंड के ऊपर कौन सी सीक्वेंसेस होगी, टाइप 2 के एंड के ऊपर और टाइप 3 के एंड के ऊपर। ये
लाइकोपर्सिक्यूम टोमेटो की है, ये सिट्रस है, और ये इस तरह डिफरेंट है, अरेबिडोप्सिस है। इससे आपको अंदाजा होगा कि आपकी जो फ्लोरिकेरिया है उसकी। अच्छा ये देखें, अब ये कहानी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जी सर। मुझे लगता है आप थोड़ा सा बिजी हो लग रहे हैं। बिजी सर? हाँ? नहीं सर, आपका लेक्चर ले रहा हूँ, और तो कहीं बिजी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है। अच्छा ये ना, अच्छा ये आपने आज भी गाड़ी चला। हाँ, अच्छा ये देखिए, जो है ना टाइप 1 ये वाला है, जी सर। ये नॉर्मली डिग्रेड होती रहती है, ये भी, लेकिन इसको ठीक है सर। डिग्रेड करने वाला एंजाइम कौन सा है? E3। ये जी सर। अनस्टेबल फॉर्म है, ये टाइप 1 है। ये टाइप 2 है, इसको डिग्रेड कौन करता है? ETO। ETO। जो टाइप 3 है इसको XBAT32। जी सर। सर ये ETO और EOL में क्या डिफरेंस है सर? ये तो EOL जो बस दोनों एक ही तरह की है, बस उन्होंने ETO टाइप ही इसको कहते हैं, बस मिलते जुलते ही ये दोनों। ठीक है। अच्छा अब हमने सिर्फ ETO के ऊपर काम क्यों किया था? Okay, ETO is normally target the proteins that are required for ripening. ठीक है सर। यानी टाइप 2 ACS जो है वो रैपनिंग करवाते हैं। वो राइपनिंग करवाती है, यही कहा जाता है। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? जो टाइप 1 और टाइप 3 है ना, वो नॉर्मली राइपनिंग या फ्रूट की राइपनिंग के दौरान प्रोड्यूस नहीं होते। टाइप 1 के बारे में कहा जाता है कि पता नहीं ये रूट के अंदर एक्सप्रेस होती है। जी सर। ठीक है। अब अच्छा, ठीक है सर। ये जो है ना प्रोटीन, जब ये स्टेबल होती है तब ये एक्टिवेट होती है। जी सर। सर जितने भी ACS जीन्स हैं वो सारे इथिलीन प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी हैं 1 2 3 जितने भी हैं। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। और सर जो सर रूट्स में जो ACS होता है एक्सप्रेस होता है, तो वो रूट्स में भी एथिलीन प्रोड्यूस करता है। एग्जैक्टली, वो भी रूट में एथिलीन प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी जीन्स डिफरेंट है। ठीक है, उनको डिग्रेड डिफरेंट तरीके से होती है वो प्रोटीन। ठीक है, तो सर इथिलीन का सर राइपनिंग के अलावा भी कई यूजेस हैं, फिर कई उसमें ज़ाहिर है। फंक्शन उसके। अच्छा इथाइलिन का और रोल क्या है मुझे बताता हूँ। इथाइलिन का रोल है कि जिस तरह हमारे घर में अगर ना, आप मुझे ये बताएं, बिजली चल रही है, हमारा यूपीएस, अगर घर के सारे पंखे चल रहे हो जी सर। तो क्या होगा कि यूपीएस की बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। जी सर बिल्कुल। अगर कोई इथाइलिन टाइप कोई चीज हो घर में, अमाज अब्बाज जो भी है, वो क्या करेंगे, वो सबको कह रहे हैं बच्चों एक पंखा चला लो तो बाकी बंद कर लो। बिल्कुल सही है सर। तो उससे क्या होगा, बैटरी की लाइफ जरा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सर जिस तरह मतलब स्ट्रेस के दौरान, जी सर। स्ट्रेस के दौरान जो इथाइलिन है ना, उसका रोल वो अब्बे वाला है कि वो पौधे जो के अंदर, ठीक है, पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है, ठीक है सर। लेकिन लेकिन वो एक्स्ट्रा पाथवेज को वो ब्लॉक कर देता है स्ट्रेस के दौरान, लेकिन पौधे की लाइफ जरा बढ़ा देता है, बढ़ा देते हैं। ठीक है सर। इसलिए अब सिस्टिकिस और इथाइलिन ये दोनों हार्मोन प्लांट के लिए नुकसानदेह नहीं है। अक्सर यही कहा जाता है कि ये दोनों ग्रोथ रिटार्डेंट है, ग्रोथ रिटार्डेंट है, लेकिन पौधे को फायदा देते हैं। इस ग्रोथ रिटार्डेंट की वजह से पौधे को फायदा होता है। ठीक है सर। तो इसीलिए सर ये स्ट्रेस में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि जब कोई स्ट्रेस आए तो फिर वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बंद कर देते हैं। पूरे प्लांट में फिर ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्जैक्टली, प्लांट में उसकी एक्स्ट्रा चीजें बंद कर देते हैं। ऐसा ही है। ओके सर। मेरी बात भी समझ आ गई? जी सर। नॉर्मली तमाम एसीएस डिग्रेड होती रहती है। अच्छा इसको डिग्रेड, इसका अभी तक ये जो टाइप 1 है इसका अभी तक मैकेनिज्म पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं हुआ।
ठीक है सर। इसलिए सवाल ये निशान बनाया हुआ है, ये कैसे डिग्रेड होती है। लेकिन ये स्टेबल कब होती है, जब इसके ऊपर ये पैथोजन का अटैक हो, और जब पैथोजन का अटैक हो तो ये दो एंजाइम है, कैल्शियम डिपेंडेंट फास्फोरिलेटेड काइनेज। जी ये क्या करता है कि ये फास्फोरिलेट कर देता है इन तमाम साइट्स को, 3 साइट्स को। ठीक है सर। ठीक है, ये टाइप 1 एसेंशियल प्रोटीन 1 सीडीपीके एंड 3 मैप काइनेज फास्फोरिलेशन साइट। फास्फोरिलेशन जब ये हो जाती है, कोई भी प्रोटीन जो अगर वो फास्फोरिलेट हो जाए ना, उसके साथ फास्फोरस ग्रुप अटैच हो जाए तो वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है सर। इसको कौन करता है एक्टिवेट? मैप काइनेज। जी सर। इट मीन हम इसके ऊपर भी इसको लिंक कर सकते हैं हमारी रिसर्च के अंदर। मैप काइनेज के जीन वो कितनी है, उसकी डाइवर्सिटी? मैप का है इसके? मैप काइनेज जो ये काइनेजेस क्या होते हैं? काइनेजेस उस एंजाइम्स को कहते हैं जो फास्फोरिलेट करते हैं। फास्फोरिलेट का मतलब क्या है? जो किसी भी प्रोटीन के साथ फास्फोरस ग्रुप को अटैच करते हैं, ठीक है सर। और इस प्रोसेस को कहते हैं फास्फोरिलेशन। जी सर। वो एंजाइम जो फास्फोरिलेट करते हैं वो होते हैं काइनेजेस। ओके सर। अब ये फास्फोरस आती कहां से है? जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, इट मीन ये सीडीपीके और मैप काइनेज का भी कोई रोल है इथाइलिन की प्रोडक्शन के अंदर। बिल्कुल सर। अगर ये इसको फास्फोरिलेट ना करें एसीएस को, तो ये एक्टिविटी नहीं हो, एसीएस एक्टिवेट नहीं होगी। इट मींस हम इनकी जीन की भी डाइवर्सिटी, जिस तरह भी आपने ईडीओ की आइडेंटिफाई की है, हम इन जीन्स की भी डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, इसी के साथ लिंक। ठीक है सर। ये E3 के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उन्होंने इसलिए बनाया हुआ सर। हाँ, फिर ये एक्सपैट 34 है, टाइप 3 जो अबीरा ना, अबीरा फातिमा, वो इस पे काम कर रही है, इसकी जीन की डाइवर्सिटी के ऊपर। जी जी, उनका यही था एक्सपर्ट 34। ठीक है, वो इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, लेकिन इसका अभी तक मैकेनिज्म नोन नहीं है, ये कब एक्सपैट टाइप 3 जरा ना ACS7 का वो बहुत अंडरस्टैंडेबल नहीं है काम। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे ये कब एक्सप्रेस होती है। तो उन्होंने कर लिया ये फिर अंडरस्टैंड? अभी कर रही है काम तो, लेकिन ये है कि इसके साथ में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी तो करने पड़ने थे थोड़े से। जी जी। ये कहानी समझ आई आपको भी? टाइप 1, अच्छा टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, टाइप 3 क्या होती है, इनका आपस में रिलेशनशिप। सर हमारा काम टाइप 2 पे है ना, फिर मेनली जो है ATO वाला जो है। वो इसलिए है क्योंकि ये ना रैपलिंग के अंदर रोल है इसका। ठीक है सर। इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों बना हुआ है ये नीचे जो है E3 में, टाइप 2 में? अच्छा, क्या ये वापस कन्वर्ट हो जाती है? ये वापस कैसे कन्वर्ट होती है? इन्होंने कहा कि ये अभी तक अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। और सर ये साइटोकाइनिन और ऊपर बेसिनोस्टेरॉइड ये यूज होते हैं इसको कन्वर्ट करने में, एक्टिवेट होने में। हाँ, these are the hormones that help in the conversion of unstable form of ACS type 2 into, ठीक है सर साइटोकाइनिन तो ग्रोथ इंक्रीज नहीं करता सर सेल डिवीजन में? हाँ, ये ग्रोथ इंक्रीज करता है, लेकिन ये है कि इन्होंने कहा कि ये साइटोकाइनिन का भी कोई रोल है, फिर भी इनका रोल होगा राइपनिंग के दौरान। तो सर राइपनिंग के दौरान तो कहा जाता है, एक मिनट, कहा जाता है कि जब इथाइलिन प्रोड्यूस होती है ना, मैं अगली कहानी आपको थोड़ी सी एक और बता देता हूँ। जी बता दें सर, बता दें। ये ना टाइप 1 कंटेन RLSM मोटिफ, ये कहानी। जी सर। RLSM मोटिफ at the C terminal
जबकि टाइप 2 दे कंटेन वीएफ मोटिफ, ये जो सीक्वेंस अरेंजमेंट है, और ये सारी कहानी आपको समझ आ गई है, मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, अब जी सर, वो मैं क्या कहानी क्या बताने लगा था, जी सर। कुछ बताने लगा था आपको। ये आगे टाइप ये 3, टाइप 1, टाइप 2, जी सर। ये आगे ईटीओ आ गए, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ बताने लगा था कि ईटीओ, अच्छा हाँ, ईटीओ के बारे में कहा जाता है, ईटीओ के बारे में ये देखें, ये जी कहानी है सर। एक। अच्छा, जब इथाइलिन प्रोड्यूस होती है ना, वो जी क्या सर। करती है कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करती है जो कि जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं ओके। ईआरएफ। उन्हें क्या कहते हैं? ई ईआरएफ। आर एफ। हाँ, इथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स। ई आर एफ। अब ईआरएफ क्या करता है? ईआरएफ जीन जो है, फिर जो है वो क्या करता है कि इन जीन्स को भी एक्टिवेट करता है। जो ई आर एफ है वो ACS1 के जीन्स को भी एक्टिवेट कर देता है। एसीएस जीन को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है सर। अभी एसीएस जीन की ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है वो। ठीक है सर। ये कहा जाता है कि अगर एक बार एसीएस एक्टिवेट हो जाए ना, जी। इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाए, इथाइलिन क्या करती है? ईआरएफ को एक्टिवेट कर देती है। ईआरएफ क्या करता है? तो फिर खुद ही एसीएस जीन को एक्टिवेट करती रहती है। ठीक है ये सर। कहते हैं ऑटो कैटालाइटिक प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन। और इथाइलिन खुद ही अपनी प्रोडक्शन दोबारा बनाती रहती है। सही है सर। सर एक बार रिपीट करूँ इट तो? मींस साइटोकाइनम की सिर्फ एक बार जरूरत होती है इनिशिएट करने के लिए, एक बार एसीएस को। जी सर। सर बाकी अब मैं काम, रिपीट करूँ जरा? हाँ बताएं। सर इथाइलिन जो है वो इथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर को एक्टिवेट कर देती है। जी, ठीक है, और उससे क्या होता है कि वो जो है ना ACS को एक्टिव करने वाले जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं सारे। एग्जैक्टली। और जो है बस एक ही दफ़ा जो इथाइलिन चाहिए होती है ताकि वो इथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर को एक्टिवेट कर दे। उसके बाद जितना भी जो ACS है वो दोबारा खुद ही एक्टिवेट होता रहता है। एग्जैक्टली। ठीक है सर। तो सर एक और क्वेश्चन है। जी जी, बच्चे बताएं। तो सर जब स्ट्रेस खत्म हो जाता है प्लांट से तो ACS तो फिर भी एक्टिव रहना चाहिए। फिर ये ईडीओ एक्टिवेट हो जाता है ना। ETO सर, ETO डीएक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता है फिर। ETO एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा, ईडीओ को इनएक्टिव कौन रखता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईडीओ को इनएक्टिव कौन रखता है? ईआरएफ। जी सर। जी सर। ERF। ईआरएफ से जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो ईडीओ को भी जी इनएक्टिव सर। कर देते हैं। ठीक है सर। लगी समझ? जी सर। ये कहानी है सारी की सारी। ये देखिए, यहां पर भी वो कहानी थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि एसीएस टाइप 1, टाइप 2 ये कब एक्टिवेट होते हैं, ईटीओ 1, ये सारे के सारी प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं। तो जी सर। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर आ रही है समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब ये तो मैं आपको टाइप सारी भेज दूंगा। अच्छा, जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ईटीओ कौन से एसीएस को इनएक्टिवेट करता है? क्या इसकी भी कोई कौन सा स्पेसिफिसिटी है? ETO कौन सी? क्या इसकी भी कोई अच्छा ये स्पेसिफिसिटी हमें है? पता करना है। हम्म। जी सर। वो कैसे पता चलेगा, बताओ।
वो कैसे पता चलेगा सर? सर बाइंडिंग साइट से पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, डॉकिंग एनालिसिस कहते हैं उसको। ये कौन जी सर। मे बी हम आपके लिए वो एक्स्ट्रा वो भी काम भी करेंगे, हम डॉकिंग एनालिसिस करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईटी और डीग्रेड कैसे करता है? जी सर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जी सर। सर कहानी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप? हो रही है रिकॉर्ड? गुड है सर। सर कुर्बानी ले लिया आपने? कुर्बानी ले ली है, गांव में ली है, ले ली। एक वेरी हिस्सा गुड। पाया, बाकी अब्बू ने कुछ लिए हैं, कुछ भाई ने लिए हैं, इस तरह डिफरेंट है हमारे। सही सही सही। ठीक ठीक है को सर। लिया अपने पैसे में। सही सही। सर ईद लाहौर में करते हैं? गांव में। गांव में? अच्छा, ये पढ़ो, ये स्लाइड को पढ़ो जरा, जी सर। क्या सर लिखा ये हुआ है, ये ऑर्निथाइन डी कार्बोक्सिलेज 0.2 और RNA polymerase 1.3 hours, tyrosine aminotransferase 2, serine dehydratase 4, PEP carboxylase 5, aldolase 118 और GAPDH 130 और cytochrome C 150। क्या लिखा हुआ है ये? जी सर। सर ऊपर ये हेडिंग बोल रहे पढ़ो। कि प्रोटीन्स है वेरिएबल लाइफ स्पैन्स है, कि प्रोटीन्स जो है वो खुद ही यानी कि डिग्रेड हो जाती हैं फिर। अच्छा, ये पढ़ो अभी। सर लाइफ स्पैन फैक्टर्स, नेचुरल स्टेबिलिटी, genetically encoded and inherent biophysical characteristic, change in environment such as temperature and pH, active degradation, specific mechanism, location and patterns। क्या मतलब? सर इसका मतलब है कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, कि प्रोटीन जो है वो कितनी देर जो है वो रहेगी स्टेबल और कितनी देर बाद वो जो है वो डिग्रेड होगी। तो एक्सीलेंट। उसमें तीन चीजें हैं सर। ठीक है सर, आगे बढ़ूं? हाँ, बताइए कौन कौन सी चीजें हैं। उसमें तीन चीजें हैं सर। नेचुरल स्टेबिलिटी है, कि नेचुरल स्टेबिलिटी है वो जेनेटिकली इनकोड है, कि ये जेनेटिक्स में होता है प्रोटीन की कि कब वो डिग्रेड होगी। उसके बाद एनवायरनमेंट है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, यानी कि कोई भी चेंज या पौधे की जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उसमें प्रोटीन्स की जो लाइफ है वो भी इफेक्ट करेंगी। उसके बाद एक्टिव डिग्रेडेशन है, कि मतलब स्पेसिफिक मैकेनिज्म, यानी कि कोई और जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, किस लोकेशन में डिग्रेड करता है और किस पैटर्न से डिग्रेड करता आगे बढ़ो अब। है। ओके सर। टर्मिनोलॉजी, half life average time for half of the protein pool to become denatured or degraded depends on what you measure। सर हाफ लाइफ तो सर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही लग रहा है मुझे। बिल्कुल वही वही चीज। है सर। डिपेंड ऑन व्हाट यू मेजर, इसका क्या मतलब है सर? भी आप वही लाइफ, किसी भी हाफ लाइफ, जिसे हम कार्बन हाफ लाइफ पढ़ते हैं ना, ये वही चीज ही है। जी जी। ठीक है सर। turnover lifespan of a protein from synthesis to degradation, यानी कि उसकी जो टोटल लाइफ है प्रोटीन की, उसको स्टेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटीन्स नेचुरल टेंडेंसी टू डीनेचर अंडर सर्टेन कंडीशंस, कि एक प्रोटीन जो है वो कितनी स्टेबल है, कितने वो हार्श कंडीशंस जो है वो
कर सकती है, बियर कर सकती है। उसके बाद है डीनेचुरेशन है, अनफोल्डिंग पार्शियल एंड टोटल ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, के डीनेचर हो जाती है वो अनफोल्डिंग से, मींस दैट प्रोटीन की एक लाइफ है। पार्शियल और टोटल की हो जाती है। उसके बाद डिग्रेडेशन है। जी सर। अच्छा, इट मीन प्रोटीन की एक लाइफ है, जब प्रोटीन जी सर। उसके बाद उसने डिग्रेड हो जाना है। जी सर बिल्कुल। इंसान की एक लाइफ है, लाइफ के बाद उसने मर जाना है, इसका प्रोटीन भी है। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। टर्नओवर का मतलब है क्या है कि सर टोटल प्रोटीन सिंथेसिस से लेकर इस तरह हमारा लाइफ साइकिल होता है, इस तरह के इसके अंदर होता है टर्नओवर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये डिग्रेड होती कैसे है। ठीक है, क्या इसको डिग्रेड करने वाले कुछ एंजाइम्स हैं। जी सर। ठीक है, तो पता चला कि हाँ यस देयर आर एंजाइम्स। अच्छा तो फिर ये ठीक है, तो वो एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, क्या एक एंजाइम है या कोई पूरा एक पाथवे है इसका। ठीक है, तो पता चला कि इसके अंदर ना प्रोटीन डिग्रेडेशन के अंदर 3 एंजाइम्स का रोल है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जिस बंदे को भी मरना होता है ना, जो मर जाता है उसको कफन पहना देते हैं। जब कफन पहना देते हैं तो पता चलता है कि यार अब इस बंदे का जनाजा होगा और इसको कब्रिस्तान ले जाना है। जी सर। इसी तरह प्रोटीन जो है ना, जिस प्रोटीन को डिग्रेड होना होता है, जब मरना होता है तो उसके जब मर जाती है तो उसके इर्द गिर्द एक ना उसके ना इर्द गिर्द ना एक कफन बनाया जाता है और उस कफन को कहते हैं यूबिकोटीन। यूबिकोटीन वो एक 60 से 70 अमीनो एसिड की एक प्रोटीन है जो जिस भी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए इट मीन उस प्रोटीन ने डिग्रेड हो जाना। ठीक है सर। Addition of ubiquitin to any protein is known as ubiquitination. यूबिकोटिनेशन। Ubiquitin, उस प्रोसेस को ठीक है, उस प्रोसेस को सर यूबिकोटिनेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को यूबिक्विटिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब यूबिक्विटिन एक प्रोटीन है जो किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, जब किसी के साथ अटैच हो जाए तो उसने डिग्रेड होना है। जी सर। अच्छा, कहा जाता है कि 3 एंजाइम्स है, एक E1, एक E2 और एक E3। जी सर, E1, E2 और E3 एंजाइम है ना, उसे कहते हैं यूबिक्विटिन एक्टिवेशन एंजाइम। और ये तीनों को यही कहते हैं यूबिक्विटिन एक्टिवेशन एंजाइम। E1 है ना, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एंजाइम। ठीक है सर। वो क्या करता है, वो यूबिक्विटिन को एक्टिवेट करता है। वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अच्छा, जो E2 है, अच्छा, और एक्टिवेट करके E2 के अंदर जाकर इसको अटैच करता रहता है। अच्छा, तीन एंजाइम है, उसमें से पहला एंजाइम उसको एक्टिवेट करके E2 के साथ अटैच करता है जाके। ये देखो, ये यूबिक्विटिन है, ये वाली। जी ठीक है, ये जिस भी टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए अब उसने मर जाना है। ठीक है सर। ये जब जिसके साथ भी ये यूबिक्विटिन अटैच हो जाए अब उसने प्रोटियासोम के अंदर चले जाना, वहां जाकर उसने डिग्रेड हो जाना। ठीक है सर। या रिसाइकल हो जाना, उसको इंडिविजुअल अमीनो एसिड के अंदर उसने कन्वर्ट हो जाना। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये काम करता कैसे है। अच्छा, E1 क्या करता है, आगे ये डिफरेंट यूबिक्विटिनेशन के ना उन्होंने बताए हुए हैं। अच्छा, अब ये देखो, यूबिक्विटिनेशन जो है ना उसके 3 एंजाइम हैं, E1, E2, E3। ठीक है, सबसे पहला ये यूबिक्विटिन होती क्या है, 76 अमीनो एसिड की एक हाईली कंजर्व्ड है और ये तकरीबन तमाम के साथ ही तकरीबन हर प्रोटीन के साथ यही अटैच होती है जिसने भी डिग्रेड होना है। ठीक है। अच्छा, हाईली कंजर्व्ड, इसकी कोई डाइवर्सिटी नहीं। हाईली कंजर्व्ड का मतलब इसकी कोई डाइवर्सिटी नहीं है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। ये 76 अमीनो एसिड जो है, जिस तरह हमारे ACS जीन की डाइवर्सिटी है, जैसे और जीन्स की डाइवर्सिटी है, इस तरह यूबिक्विटिन जो अमीनो एसिड्स है ना, ये 76 अमीनो एसिड ये हाईली कंजर्व्ड है।
जी सर, मतलब अच्छा, यानी कि यहाँ यीस्ट से लेके ह्यूमन बींग्स तक सिर्फ 3 अमीनो एसिड का डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है एग्जैक्टली। सर, ठीक है इट सर। मीन ये मतलब बनने का मैं वो प्रोसेस सबके अंदर सेम है, प्रोटीन के सबके बनने का अंदर सेम है। सेम है। ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहला काम है कि ई वन क्या करती है कि एक्टिव जो यूबिकोटीन होती है ना, उसको ये एक्टिवेट करके ये जी ई टू सर। के साथ अटैच कर देती है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। तो एक मिनट बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ई वन जो है, जी सर। अच्छा ई वन जो है, अच्छा ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी सर। प्रोटीन डिग्रेडेशन कैसे होती है, ठीक है। प्रोटीन जी डिग्रेडेशन भी 3 प्रोसेस है इसके अंदर भी। इसके अंदर मैंने बताया अभी इसको कि 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोटीन डिग्रेड होती है। जिसके अंदर यूबिकोटीन है, जब ये किसी प्रोटीन के साथ अटैच होती है तो वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। और प्रोटीन ने एक प्रोटियासोम में जाना है और वहां जाकर प्रोटीन को डिग्रेड कर देना। अच्छा, E1 क्या करता है कि 3 एंजाइम है इसके अंदर, E1 E2 E3। ये यूबिकोटीन है, ये हाईली कंजर्व्ड है, ये किसी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है। अच्छा, E1 जो है, E1 वो क्या करती है, वो एक्टिवेट इस एडिनिलाइलेटेड, ठीक है। ये क्या करती है कि ये ना इसके साथ एडेनिन ग्रुप अटैच होता है तो ये ट्रांसफर हो जाते हैं यूबिकोटीन E2 के साथ। यूबिकोटीन किसके साथ अटैच हो जाते हैं, E2 एंजाइम के साथ। E1 क्या करता है कि यूबिकोटीन को E2 के साथ अटैच कर देता है, इसलिए E2 को कॉन्जुगेटिंग एंजाइम कहते हैं। E2 को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। E1 एक्टिवेटिंग एंजाइम है, E2 कॉन्जुगेटिंग एंजाइम है। अच्छा, E3 क्या है, जो E3 है ना, E3 एक जो डोमेन होती है वो जो टारगेट प्रोटीन है उसके साथ मिलती जुलती होती है। अच्छा, E2 को हम गाइडेड प्रोटीन भी कहते हैं। E2 क्या है, ये E2 को गाइड करती है कि आपने किसके साथ यूबिकोटीन को अटैच करना है। ठीक है सर। E3 जो है, ये देखो, ये E3 है, ये इसके साथ बाइंड करती है प्रोटीन के साथ। ये हमारी ACS प्रोटीन है। E3 जो है ये ETO है। जी सर। E3 क्या है, वो ETO है, ठीक है। ETO का और इस ACS का ना आपस में कोई डोमेन ऐसी है कि आपस में बाइंड कर जाती है जिसके साथ, और E2 जो है वो E3 के साथ बाइंड कर जाती है दूसरी तरफ। सही है सर। और फिर यहां से ये इधर अटैच कर देता है यूबिकोटीन को। लगी समझ? E1 यूबिकोटीन को एक्टिवेट करती है, मैंने बताया पहले भी कि E1 क्या करता है, वो यूबिकोटीन को एक्टिवेट करके वो E2 के साथ अटैच कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, और फिर E2 के साथ फिर ये भी इसके अंदर E2 जो है वो E3 के साथ बाइंड कर जाता है, और E3 दूसरी तरफ से टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच हुआ होता है। और जब E2 टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच होके फिर ये इसको यूबिकोटीन कर देते हैं। जब ये यूबिकोटीन हो जाती है हमारा ACS प्रोटीन, तो इट मीन अब इसने डिग्रेड हो जाना, अब इसने डिग्रेड हो जाना है। अच्छा, अब मैं दोबारा कहानी हुई इसकी जो डिग्रेड हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर नॉर्मली रिंग फिंगर डोमेन होती है इसके अंदर। नॉर्मली जो E3 टाइप स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने आपको बताया था, ये जो अबीरा है ना, इसकी भी ये रिंग फिंगर होती है, और ये भी E3 टाइप प्रोटीन है। ठीक है सर। ठीक हो गया।
अच्छा E1 E2 बाकी तो आगे E3 की आगे डिफरेंट टाइप्स होती है, HECT टाइप, रिंग टाइप, PHT टाइप, U बॉक्स कंटेनिंग। जो आपकी है ना वो जो है जी सर। E3 वो रिंग टाइप है। जी सर। अच्छा हम कह सकते हैं कि ETO इज अ रिंग टाइप E3 प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम। जी सर। या E3 को हम क्या कहते हैं, यहां हमने क्या कहा था कि E3 क्या है, E3 जो है E2 कॉन्जुगेट एंजाइम है, और E3 क्या है, अच्छा E3 इज अ लाइगेज, क्या है, लाइगेज। ठीक है। हम कहेंगे कि ETO और X बैच जो भी है 34 इज E3 ligase protein that is involved in protein degradation। ये दोनों रिंग टाइप है, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोटीन जो है ये है रिंग टाइप। रिंग टाइप। यहां पर कहानी आपको समझ आ गई, तो प्रोटियासोम कैसे ये सारे का सारा डिग्रेड होता है, ठीक है। अच्छा अब है नेक्स्ट, जी सर। ये जो है ना हमारा ये जो है ये वाला, ठीक है। ये मैंने बताया कि टाइप 1 के अंदर E3, इस E3 का भी तो पता नहीं है ये कौन सा E3 है। ये भी हर जगह E3 ही है एक प्रोसेस जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, E3 लाइगेज। जी सर। ETO भी E3 है, ठीक है सर। बैच भी E3 है। ठीक है सर। अब एक्सपैट 34 एंजाइम जो है, एक्सपैट 32 एंजाइम, ये भी क्या करते हैं, अच्छा इनके अंदर और एक ना BTB एक डोमेन होती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी सर। शायद आपने देखा हो कि ETO के अंदर होती है BTB। जी सर, होती है ईटीओ के अंदर। अच्छा BTB एक ऐसी प्रोटीन डोमेन है जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में उसका रोल है। जी सर। जैसे ना BTB TPR भी है इसके अंदर, BTB है। अगर BTB ना हो तो ये E3 नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इसका काम क्या है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, अगर BTB नहीं है, अकेली TPR है, तो वो ये ETO नहीं है। जी सर। अच्छा आप BTB इसके अंदर भी होती है, एक्सपैट 34 जो भी है, जी सर। ठीक है। तो जी सर। इस तरह ये हमारे पास पता चला कि हमारे पास ETO कौन है, ये है, ये इसका स्ट्रक्चरल मोटिव क्या है। तो ये कहानी अब आपको समझ आ गई कि कैसे ये जो प्रोटीन डिग्रेडेशन का प्रोसेस है ये कैसे है, क्या। अच्छा अब अगर आप इधर आपकी प्रोटीन इंटरेक्शन है, तो क्या BTB टाइप डोमेन या BTP की जो है ना ACS के अंदर कौन सा रीजन है जहां जाकर ये बाइंड करती है। बीटीबी जो डोमेन है वो एसीएस के कौन से रीजन में जाके बाइंड करती है? बाइंड करती है, ये हमें पता करवाना है अब। ठीक है सर, उससे पता चलेगा कि कौन सा ईटीओ कौन से एसीएस को डिग्रेड करता है। एग्जैक्टली और इवन हमें ये भी अगर आप इसको भी एनालिसिस कर लेंगे, ये बाकी जो हमारे ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये तो है ना फ्यूचर प्लानिंग, इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। ये आप अपने इस अपनी ना इस रिसर्च को जितना ज्यादा एनालाइज कर लेंगे, जितना ज्यादा आप इसको बच्चे डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है सर। मुझे लगता था कि खुबैब मैंने आपको ये पहले पढ़ाया हुआ है सारा। जी नहीं सर। तो मैं काफी ग्रुप्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो नशीन है एक लड़की PhD की, वो तो काफी ज्यादा प्लांट्स के ऊपर काम कर रही है, इसी तरह का उसका PhD का काम है, ये इसके ऊपर काम कर रही है। सही सही सही। ये ETO is ubiquitin ligase ring type that is involved in the degradation of ACS protein using proteasome ubiquitination pathway। जी सर।
तो ठीक है फिर कुबैर, बाकी सर। और बाकी चीजें फिर हमने और क्या करना है, अब आपने जीन एक्सप्रेशन का डाटा लेना है। जी सर। सर अब मैंने क्या करना है सर, कौन सा एनालिसिस करना है अब? अच्छा, ये जो आप दोनों है ना, आप दोनों को ये मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है दोनों ने। नेक्स्ट मुझे लगता है कि अ, एक मिनट दें बस मुझे, एक मिनट। जी सर। अच्छा जी सर। जी बच्चे, अच्छा 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 अच्छा। अभी ना आपका ना थीसिस दूसरे दूसरे कंप्यूटर में पड़ा था तो मैंने इधर किया ट्रांसफर। जी सर। आपने जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया है? जीन एक्सप्रेशन किस हवाले से सर? मैं बताता हूँ। अच्छा सर पहले ये मैं, वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। ये वाला नहीं है, एक मिनट में नहीं, ये देख। तो आपने मुझे भेजा था कि मैंने एडिट करना है, फिर एडिट करके दूसरा भेजा था आपको। अच्छा एक मिनट में देखता हूँ, शायद वो मैंने ना फिर आपको फोल्डर में ना रखा हूँ, ये फिर मैंने इधर ही एडिट कर दिया है। ये नहीं सर, ये नहीं है, ये नहीं है सर। अच्छा चलो फिर मैं, मुझे लगता है आपने मुझे ईमेल किया था, मैंने चेक किया था, जी मैंने काफी चेक किया है, वो पता नहीं किधर रह गया फिर आपका। ये 28 को आ, अच्छा ये तो आज डाउनलोड किया, सॉरी। ये तो नहीं है? एक दफा चेक कर लें प्लीज। नहीं ये तो है ना उसका निम्रा खालिद का, निम्रा का है सर ये। ये भी पुराना है। ये तो मैंने आपको भेजा था ना? जी सर, ये मैंने आपको करके वापस भेजा था, ये पुराना है। अच्छा मैं जो आपने ईमेल किया वो दोबारा से देख लेते हैं। हालांकि मैंने चेक किया था आपका थीसिस, वो पता नहीं अब किधर रह गया। सर ये 1 मिनट खोलिएगा दोबारा। ये वाला था ना? जी सर, ये ये 3 आप, वाला था। ये वाला 3 वाला या फर्स्ट 3 वाला? सर, वो 3 जिसके आगे लिखा हुआ है, अभी आपने वो खोला था।
ये सर पुराने वाला है। चलो मैं दोबारा से निकाल लेता हूँ। ओके अच्छा ये अगर आपका है जी सर। इसमें 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 मटेरियल मेथड आपने ये अच्छा कर दिया, चले गुड हो गया। अच्छा ये वेक्टर लिया जी आपने, सर। टोबैको में कर दिया 50 है सीडलिंग फरुखाबाद, इसको भी मैंने एडिट किया था। इसका टाइटल क्या है? थीसिस अबीरा फातिमा 1-5। ये देखो ना, ये 5 ये 5 ये 5th टाइम डाउनलोड हुआ है। ये मैंने पहले जी सर। चार बार डाउनलोड कर लिया है। जी सर। अच्छा जी। अच्छा ये थॉट एंड मेथड्स आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ C3 आपने प्रोटीन अलाइनमेंट कर लिया है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर लिया है, एक्सॉन है, कंसर्न अबाउट ऑफ सिस्टम रेगुलेटरी एनालिसिस और इज यूज्ड टू फाइंड अस ये डोमेन एनालिसिस क्या किया है आपने? सर वो जो टीबी टूल से किया था डोमेन एनालिसिस, वो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स नहीं, डोमेन सर हमने फाइंड की थी उसकी, टीबी टूल से किया हुआ। ये नीचे होगा, उसमें आप एक दफा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में खोलिएगा प्लीज। ये फिर वही है, आपने बच्चा CCR सी हो नहीं किया हुआ इसमें। क्या सर? मैंने कहा था कि इसको आपने वो देना नाम, आपने BO एक्सपार्ट 34 फिर वही लिखा हुआ है। अच्छा ये मैं कर देती हूँ चेंज। असल में आपके जीन्स बड़े हैं ना? जी सर। कितने हैं टोटल? 70। अच्छा चलिए, आपको ना मैं एक ये ना आज कल आप ना 12 बजे दोपहर को ऑनलाइन हुएगा। मैं अभी आऊंगा ना, इसको रात को मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अभी ना आपको मैं जी एक सर। और एनालिसिस करने के लिए कहता हूँ, वो करना आज आपने। ठीक है सर। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप दोनों के लिए, खुबैब इधर ही हो? जी नो सर इधर ही सर हूँ। वो लेफ्ट। अच्छा आ गए हम आप। नहीं मैं आ गया हूँ दोबारा। अच्छा ठीक चलो है ठीक हो। सॉरी। अच्छा अब ना मैं